हाय, गुड आफ्टरनून। आज बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जो कि श्रीनगर में खत्म हुई और वहां पे फिर एक क्लोजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राहुल गांधी इनफैक्ट एक्सपर्ट हो चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक्चुअली बहुत ज्यादा तो स्कोप नहीं रहता। लोग जनरल सवाल करते हैं बिकॉज राहुल गांधी किसी रेस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल पोजीशन पे एक्चुअली नहीं है। इट्स बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है जो ओपोजिशन में है, जिसके पास कोई गवर्नमेंट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोगों ने उनको इस लायक नहीं समझा कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत आसान हो जाता है। अब श्रीनगर में राहुल गांधी लाल चौक के ऊपर झंडा फहरा रहे हैं और इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने वहां पे झंडा फहराया, मैंने शायद कोई वायदा किया था तो इसलिए मैं लाल चौक पे पहुंच गया। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि लाल चौक पे पहले क्या सिचुएशन थी या फिर वैली की जनरली क्या सिचुएशन थी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से पहले। 370 एंड 35A दोनों को एक्चुअली खत्म किया गया और आज क्या सिचुएशन है। सो उसके बारे में एक्चुअली थोड़ा सा मैं अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 370 के एप्रोगेशन से पहले भी वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, ऐसा नहीं आप कह सकते, क्योंकि उससे पहले पीडीपी की और बीजेपी की एक साझी सरकार भी थी। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर पावर में आ गए बिकॉज वो सरकार डिसमिस कर दी गई। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो गवर्नमेंट चला रही थी। 370 के एब्रोगेशन के पहले और 370 के एब्रोगेशन के बाद सिचुएशन में एक ड्रास्टिक चेंज आया, और ये ड्रास्टिक चेंज क्यों आया ये जानने की जरूरत है। 370 के हटने से पहले स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में एक डिफरेंट तरीके से कंडक्ट करती थी, स्पेशली जब जो चीफ मिनिस्टर था वो अगर पीडीपी का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का था तो दे वर बेसिकली ट्रीटिंग देमसेल्व्स एज ए ऑटोनोमस, सम स्टेट विच इज बेसिकली ऑटोनोमस, क्योंकि 370 एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर देता था। अगर आपको याद हो, उस जमाने में अगर एनकाउंटर भी होते थे, ऐसा नहीं कि टेररिस्ट उस जमाने में एक्टिव नहीं थे, बहुत ज्यादा एक्टिव थे, तो उनको एक तरीके से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो भी सपोर्ट देने में कैपेबल थे। पुलिस भी स्टेट गवर्नमेंट के कहने से चलती थी। अगर कोई एनकाउंटर आर्मी करती थी तो एक कंपलसरी बात थी कि एफआईआर उसमें लॉन्च की जाएगी। आप समझ सकते हैं, इफ यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मेजर बोरा वाला केस अगर आप देख लो, उससे पहले मेजर आदित्य, ऑल दोज पीपुल जिन्होंने इंसर्जेंसी की या टेररिज्म के अगेंस्ट में ऑपरेट किया। तो जो ओवरऑल एनवायरनमेंट था वो बड़ा इनडिसिसिव था और स्टेट गवर्नमेंट भी काफी हद तक लैक लस्टर परफॉर्मेंस थी। जो स्टोन पेल्टिंग होती थी और जो लोगों की प्रॉब्लम अगर कोई थी तो स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं थी। एनकाउंटर्स जरूर होते थे, नो डाउट अबाउट दैट, बट इवन देन नंबर ऑफ टेररिस्ट बहुत ज्यादा थे और लोगों को लगता था कि सूनर और लेटर ऐसा होगा कि इंडिया विल गिव अप और प्रॉब्ली इंडिया विल बिकम वेरी वेरी वीक। 370 हटने के बाद पूरे माहौल में एक साइकोलॉजिकल चेंज आया है और उस चेंज का नतीजा ये हुआ कि टेररिस्ट एक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में कम हो गई। जो पॉलिटिशियंस जो मैनिपुलेट कर पाते थे स्टेट गवर्नमेंट को या ब्यूरोक्रेसी को या पुलिस ऑफिसर्स को, स्पेशली मैं उन मेन स्ट्रीम पार्टीज की बात कर रहा हूं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, ये पॉलिटिशियंस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को हुडविंग करते थे। जब वो पावर में होते थे तब भी, तब तो बहुत ही ज्यादा, और इवन देन जब एक्चुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर या उस जमाने में गवर्नर का राज रहता था, क्योंकि जब से ये स्टेट हुड गया है यानी कि 370 हटने के बाद, उसके बाद से ऑफ कोर्स वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अभी जो इनका से है यानी कि पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर से बाहर हैं, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर इज हेडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी रेस्पॉन्सिव। लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है, नंबर ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज पहले के कंपैरिजन में कम है।
पाकिस्तान से भी जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनके न्यूट्रलाइजेशन में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो जनता पे पड़ा है उसमें यह हुआ है कि जो स्टोन पेल्टिंग है वो बंद हो गई, और इन जो इंप्रूवमेंट हुआ है इन सब चीजों की वजह से आज ये सिचुएशन है वैली के अंदर कि राहुल गांधी लाल चौक के ऊपर झंडा फहरा सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर ये कहते हैं कि 370 का वो डिजायर्ड इफेक्ट नहीं हुआ तो ये बिल्कुल कहना बिल्कुल ही बेमानी होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये दो पार्टी हैं जो बेसिकली स्टेट लेवल पे हैं, दोनों किसी न किसी टाइम पे गवर्नमेंट में रही हैं। स्पेशली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो शेख अब्दुल्ला की लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रही है, और महबूबा मुफ्ती भी अपने फादर की जो लीगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। सब लोग इनके बारे में जानते हैं, इनके ग्रास रूट लेवल पे भी कैडर्स हैं। अब कम होंगे पहले के कंपैरिजन में। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस में इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो पावर में रहें चाहे ना रहें। अब जब से 370 हटा है इनका जो लीवरेज है, और इनका लीवरेज किस किस के साथ था, इनका लीवरेज पाकिस्तान के साथ था, इनका लीवरेज सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ था, इनका लीवरेज ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ऑफिसर्स के साथ था, इनका लीवरेज हुर्रियत के साथ था, हुर्रियत। तो ये जो लीवरेज है इनका वो पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया है। इस गवर्नमेंट ने, आई एम टॉकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ने इनको काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब इसके अलावा एक डेवलपमेंट और हुआ है, और वो हुआ है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का, जहां पे इलेक्शन भी हुए, पंचायत के इलेक्शन भी हुए। एक प्लान के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, और एक अल्टरनेट पॉलिटिकल लाइन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलप कर दी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से यह हुआ जो लोकल जो लोग हैं वहां के, जो अभी तक एम्पावर्ड नहीं थे, उनको पहली बार ये पता चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले जो पैसा आ रहा था वो कहां जा रहा था और कितना पैसा आ रहा था। बिकॉज अभी जो पैसा आ रहा है उसको वो डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं, तो उनको क्वांटम भी पता चल रहा है, किस प्रोजेक्ट में वो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी पता चल रहा है। साथ में उनको ये भी पता चल रहा है कि अभी तक का जितना भी एक्सप्लॉयटेशन जम्मू और कश्मीर का हुआ है उसमें किन लोगों की मिली भगत थी, और इसमें सबसे ज्यादा जो मिली भगत नजर आती है उनको, वो साफ बिल्कुल क्लियर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीबी की मिली भगत थी ब्यूरोक्रेट्स और लोकल पॉलिटिशियंस के साथ, जो पैसा ग्राउंड लेवल पे पहुंचने ही नहीं देते थे। तो जब पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगी इसका भी कोई हिसाब नहीं रहेगा। हाँ, गवर्नमेंट अपने आप में पुअर, और जितने पॉलिटिशियंस हैं ये इंडिविजुअली रिच। इन्होंने कहां कहां अपनी, अगर आप देखो तो इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी खासी है। मैं एक बात और आता हूं, वो बात है करप्शन की। करप्शन इतना ज्यादा था, स्मगलिंग इतनी ज्यादा थी टिम्बर की या लोकल रिसोर्सेज की या इवन ड्रग्स की, और ये जितना भी नेटवर्क था ये किसी न किसी लेवल पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्रोमाइज करके हो रहा था। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल खत्म हो गया, मगर फैक्ट रिमेन्स ये जो नेक्सस है इन एक्टिविटीज का, और ये जो एक्टिविटीज मैंने आपको गिनाई ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज के साथ लिंक्ड थी, ये पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गई। तो अब जब राहुल गांधी यात्रा पे निकले हैं और कश्मीर में वैली में पहुंचे हैं तो जो एनवायरमेंट वो देख रहे हैं वो एनवायरमेंट एक डायरेक्ट इंपैक्ट है आर्टिकल 370 के हटने का और 35A के हटने का, एज सिंपल एज दैट। अगर आप लेटेस्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट में कल किसी ने पिटीशन डाली थी कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रहा है वैली में, कैन यू बिलीव इट, श्रीनगर वैली में, कश्मीर वैली में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। इट इज अनबिलीवेबल। तो ऐसे लोग जिन्होंने गवर्नमेंट की लैंड को हथियाया हुआ है, और ये नॉट ओनली के वैली में ही हो रहा है, ये जम्मू में भी हो रहा है। इट इज अनबिलीवेबल कि ये सब हो रहा है। लोगों को पहली बार पता चल रहा है कि इन लोगों ने कितना पैसा कमाया हुआ है। तो
अगला क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर ऑल राहुल गांधी के साथ जो इतना क्राउड इकट्ठा हुआ हर जगह, जहां पे भी वो गए, वैली में गए, इवन जम्मू में जो वो गए, तो आफ्टर ऑल वो लोग कौन थे? कांग्रेस का तो इतना इन्फ्लुएंस वहां पे है नहीं, तो वो लोग थे बेसिकली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो पीडीपी है और जो छोटी मोटी पार्टीज हैं। आर दे वेल विशर्स ऑफ कांग्रेस? नो, दे आर बेसिकली देयर क्योंकि उनको कोई क्रेडिबिलिटी चाहिए। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है लोकल पॉपुलेशन में वो बहुत कम हो चुकी, वो एक्सपोज हो चुके। एक अल्टरनेट लीडरशिप कश्मीर वैली और जम्मू में इमर्ज होने के कगार पे है और ये यंग लीडरशिप है। मैं ये नहीं कहता कि ये बीजेपी के ही हैं, ये कई सोशल एक्टिविस्ट हैं जैसे सिराज जमान, जिसका मैं नाम लेता हूं, जो मेरे साथ कई बार वीडियो भी बनाते हैं। तो ये लीडरशिप एक्चुअली अवेयर है एंड दे वांट टू सी हाउ जम्मू एंड कश्मीर कैन प्रोग्रेस नाउ। अब बात करते हैं कि राहुल गांधी आफ्टर ऑल क्या मैसेज वैली को दे के आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्यार बांटने आया हूं, बिल्कुल आए हैं, काफी कुछ दिखा रहे हैं, वो प्यार भी दिखा रहे हैं। सेम राहुल गांधी और वो ही कांग्रेस पार्टी आपको कहीं नजर आई पिछले 15-20 साल में? कश्मीरी पंडित्स 1990 में उनका क्या हुआ था, उनका मूवमेंट हुआ था, वो वहां से भागे थे। इतनी वायलेंस के बाद आपने कभी सुना कांग्रेस पार्टी का कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया हो उनके फेवर में? डू यू रिमेंबर? आपको एक भी स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। कश्मीर वैली में और ओवरऑल अगर आप देखें जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने से पहले जो सिचुएशन थी और जो इंसर्जेंसी वहां पे डेवलप हुई है 87-88 के इलेक्शंस के बाद, प्राइमरली कांग्रेस उसकी जिम्मेदार है। और अगर आप कहें कश्मीर प्रॉब्लम की बात करें आप, तो उसके लिए जिम्मेदारी नेहरू जी को देनी पड़ेगी। नेहरू जी, कांग्रेस, राजीव, मिसेस गांधी, all these people, they are primarily responsible to create that monster which is known as a Kashmir problem. अब मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मॉन्स्टर जो कश्मीर प्रॉब्लम जिसका नाम है, आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद बिल्कुल डिमिनिश होने के कगार पे है। और जो लोग राहुल गांधी के साथ आज आ रहे हैं वहां पे, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आर्टिकल 370 के खत्म होने की वजह से परेशान हैं। बिकॉज एक तो वो एक्सपोज हो रहे हैं कि कितने करप्ट हैं, जितने उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, उनका लीवरेज खत्म हो रहा है। ये लोग परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे? अब मैं आपको बताता हूं, इंडियन एक्सप्रेस में आज एक आर्टिकल आया, राधा कुमार, प्रोबब्ली शी वाज ए आईएफएस ऑफिसर, एम्बेसडर रही हैं कहीं वो, शायद किसी जमाने में ट्रैक टू डिप्लोमेसी का भी पार्ट हुआ करती थी, तो उनका आर्टिकल है। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वहां पे प्यार को फैलाया, लोगों को जोड़ा, और अभी कांग्रेस को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे। और दूसरी बात, कभी ऐसा ना हो कि जो उनकी कनेक्टिविटी है लोकल पॉपुलेशन की वो खत्म हो जाए, यानी कि कश्मीर को दोबारा लॉकडाउन ना हो। अब मैं एक सवाल बिल्कुल क्लियर पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, और ये जितने लोग हैं, राधा कुमार जैसे और भी लोग हैं जो अपनी बात को खुल के कह पा रहे हैं, कश्मीर में भी जा पा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर पा रहे हैं, बिकॉज रीजन बिल्कुल साफ है, बिकॉज इट इज पीसफुल। नाउ यू कैन गो विजिट पीपुल, मीट पीपुल, इंटरेक्ट, पब्लिश वॉट एवर यू लाइक, इंटरनेट है। तो अगर वहां पे लॉकडाउन लगता है, वाज इट ए मैटर ऑफ प्लेजर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वाज इट ए important tool to cut down the terrorism and terrorist related activities? दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी को खत्म करेंगे तो आप टेररिस्ट के अगेंस्ट में सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर पाएंगे। राधा कुमार जैसे लोग
इस बात को क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं समझना चाहते, और अगर समझते भी हैं तो फिर उसके अगेंस्ट में क्यों वो लोग बोलते हैं। 370 के हटने के बाद वैली में जो माहौल बना है, उस माहौल का ये परिणाम है कि आज आप ये आर्टिकल लिख पा रहे हैं। आपके जैसे लोग कभी वैली में विजिट नहीं किया, कभी आपने एनकाउंटर नहीं देखे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किस वातावरण में ऑपरेट करती हैं आपने कभी नहीं देखा। आपने कश्मीरी पंडितों के पक्ष को कभी नहीं सुना। अभी राहुल गांधी भी आगे बढ़ बढ़ के कश्मीरी पंडित्स को अपने पास बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कहां थे ये लोग पहले? दे वर नाइदर सीन नोर हर्ड। कभी आपने सुना कि कोई बड़ा पर्टिकुलर स्टेटमेंट राहुल गांधी ने आर्टिकल 370 के ऊपर दिया हो, या फिर ऐसा कुछ कहा हो जिससे ये लगे कि हाँ, कांग्रेस पार्टी जो कश्मीरी पंडित्स हैं उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लेना चाह रही है उनके सपोर्ट में? उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे? अगर मोदी गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप्स लिए हैं जम्मू एंड कश्मीर, आफ्टर ऑल ये क्या प्लेजर के लिए लिए हैं या किसी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए लिए हैं? Is it not a fact that situation in Kashmir has totally changed? ठीक है, स्टेटहुड उनको मिलना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। कई बार सोसाइटी को, कम्युनिटी को लगता है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन फैक्ट रिमेन्स के उनको भी पता है कि स्टेटहुड वापस आएगा इलेक्शंस के बाद। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने या होम मिनिस्टर ने भी ये वहां पे कई बार बोला है जब वो लास्ट टाइम गए थे। तो इट्स नॉट ए बिग डील, स्टेटहुड has to be there and it will be there. Of course, I am nobody, I'm just quoting others, but the fact remains what Congress and PDP and National Conference, what they are doing, they are just trying to agitate people कि हाँ, आर्टिकल 370 को रेस्टोर करो। और रेस्टोर करने पे क्या होगा? रेस्टोर करने पे जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस आए, दैट इज व्हाट दे वांट। और उस हालत में जो टेररिज्म है और जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है वो दोबारा बढ़े, क्योंकि ये लोग ये स्वीकार नहीं कर सकते कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने या डिस्पेंसेशन ने जो स्टेप्स लिए हैं वैली में वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक अल्टरनेट यंग लीडरशिप जो प्रो इंडिया है वो उभर रही है। आप देखो, मैं कई बार लोगों को एग्जाम्पल देता हूं उमरान मलिक का, इंडिया की तरफ से खेल रहा है। ऐसे मैंने एक लड़की का इंटरव्यू भी किया था जो बेसिकली मार्शल आर्ट में थी, मुंतहा, उसका नाम मुंतहा है, मैंने उसका मुंतहा बाबा, उसका भी इंटरव्यू मैंने लिया था। तो जब इंटीग्रेशन होगा जम्मू कश्मीर का, कश्मीर वैली का चलो पर्टिकुलरली कर लेते हैं, तो उस हालत में जो टैलेंट है कश्मीर वैली का वो नेशनल लेवल पे आएगा। और जब वो नेशनल लेवल पे आएगा तो उस टाइम पे वहां पे एक माहौल बनेगा। बट ऑल दीज पीपल, राहुल गांधी, अब्दुल्ला फैमिली, पीडीपी, इन देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि अभी उनका जो लीवरेज है वो खत्म हो चुका। पीपल आर नॉट रेडी टू बिलीव देम। और लोगों को यह पता चल चुका कि इन्होंने कितना पैसा बनाया, कितने करप्शन में ये इन्वॉल्व रहे। तो दे आर एजिटेटेड, ये लोग बहुत परेशान हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको एक पावर में इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले किसी न किसी तरीके से डिसीजन मेकिंग में एक से मिल जाए, जिससे उनको लीवरेज मिल जाए, जिससे लोग उनको पूछें दोबारा। बट द फैक्ट रिमेन्स कि कश्मीर जिस हालत में आज की डेट में है उसके लिए प्राइमरीली अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इन दोनों को मैं प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल मानता हूं। और पीडीपी ने भी कोई एक्चुअली बहुत भला नहीं किया स्टेट का। आइदर दे वर साइलेंट सपोर्टर्स और दे वर सपोर्टर्स लाइक अदर टू ऑफ देम। अब नेशनल लीडरशिप कांग्रेस की कितनी इन्वॉल्व थी, क्या थी, आई कांट से, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट पॉलिटिकल सिचुएशन के डिटोरिएशन में सबसे ज्यादा हाथ इन पॉलिटिकल पार्टीज का है। और अगर कश्मीरी पंडित्स का
माइग्रेशन वहां से हुआ, फोर्स्ड माइग्रेशन, और जितना उनका एक्चुअली जीनोसाइड हुआ है, उसके लिए भी मैं उन्हीं को रेस्पॉन्सिबल मानता हूं। एज यूजुअल राहुल गांधी का रहता है कि मैं तो लाल चौक पे आ गया, मेरे साथ पर्सनल ट्रेजेडीज हुई। पता नहीं कितने दिनों तक राहुल गांधी, राजीव गांधी और मिसेज इंदिरा गांधी के जो पॉलिटिकल एसेसिनेशन हुए हैं उनको वो कैश कराना चाहेंगे। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए राहुल गांधी जी। वो टाइम आ गया, नाउ यू आर ग्रोन अप, एंड ये यात्रा आपकी मैं सक्सेसफुल मानता हूं, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको ये भी दिखाना है कि आप एक मैच्योर लीडर हैं, आप प्रो इंडिया हैं। और ये जो कश्मीर का इशू है ये पार्टी का इशू नहीं है, ये बेसिकली नेशनल इशू है। और इसमें आपकी लाइन बीजेपी से अलग अगर होती है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। आप फैसला कीजिए, जो बाकी लोग हैं ये वीडियो देखने वाले हैं ये फैसला करें। फैक्ट रिमेन्स, बीजेपी ने जो भी स्ट्रेटजी वहां पे ली है, आई नो इट इज ए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, स्टिक अगेंस्ट द टेररिस्ट एंड कैरेट फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन। ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो रही है। और जो लोग बीजेपी को या सेंट्रल, बीजेपी की बात हम नहीं करते फॉर द टाइम बिंग, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जम्मू और कश्मीर में डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, वो लोग देश का कोई भला नहीं कर रहे। और अगेन मैं ये बात कहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर प्रॉब्लम फॉर दैट मैटर इज ए नेशनल इशू, इट इज नॉट ए पार्टी इशू। और जिस दिन राहुल गांधी इस बात को समझ जाएंगे, आई विल कंसिडर हिम एज ए मैच्योर लीडर। I hope you liked the narration. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.